हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल गुड्डा फिजिक्स वाला पे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और जैक 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि एक विद्युत द्विध्रुव होगा, उसके कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। पूरा देखना है, नोट करना है और इसको अच्छे से सीखना है और एग्जाम में इसको सॉलिड लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क्स में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा क्वेश्चन है कि निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति एक विद्युत द्विध्रुव का। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, एक आवेश ऋणात्मक होगा और दूसरा आवेश क्या होगा, धनात्मक होगा। इस विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसके लंबवत जो लाइन होगा, इस लाइन पे जो बिंदु लेंगे वो इस विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। इट मीन्स यहां पे हम ले लेते हैं बिंदु P, जिसकी दूरी इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी होगी, R होगी। कितनी होगी, R होगी। यहाँ पे हम R दूरी पे इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P पर क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी हम लोग लेते हैं, इसको लेते हैं 2L। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु और इस ऋणात्मक आवेश की दूरी कितना हो जाएगा तब, L, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु और इस धनात्मक आवेश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L। और इस मध्य बिंदु से उस बिंदु की जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वो दूरी क्या है, R है। अब ऋणात्मक आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, तो ऋणात्मक आवेश से इस बिंदु की दूरी हो जाएगी अंडर रूट, हम लोग पाइथागोरस लगा के लिख सकते हैं, अंडर रूट R² प्लस L²। धनात्मक आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, अंडर रूट R² प्लस L²। अब नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि ऋणात्मक आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वो क्या होता है, आवेश की तरफ होती है, मतलब आवेश की ओर होगी। और धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, वो क्या होगी, आवेश से दूर की तरफ। तो हम इससे दूर की तरफ ले लेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब प्लस के कारण अगर यहाँ पे हम E2 ले लें और माइनस के कारण जो हम ले लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लें, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब यदि इस अक्ष जो विद्युत द्विध्रुव का है ना, उसके साथ अगर इसका झुकाव को हम थीटा ले लें, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, ये भी कितना हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे E2 का 2 घटक आएगा। यहाँ पे हम साइड में फिगर को बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये मेरा क्या है, E1, किसके कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि आवेश की तरफ है, और ये मेरा क्या है, E2 जो कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आवेश से दूर है, और इन दोनों का जो परिणामी है वो क्या है, E। क्या है, E। और इनके बीच कोण कितना है, थीटा, और इनके बीच कोण कितना है, थीटा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका घटक क्या होगा, है ना, घटक क्या होगा। अब E2 का इधर जो घटक लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, E2 cos थीटा, और E1 का जो इधर घटक होगा, E1 का जो घटक होगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा, है ना। तो E2 का एक घटक हो गया E1 cos थीटा, और E2 हाँ E2 का एक घटक हो गया E2 cos थीटा, और E1 का घटक क्या हो गया, E1 cos थीटा, ठीक है। अब E2 का ये घटक क्या होगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, और E1 का ये घटक क्या हो जाएगा, मेरा ये घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। अब यहां पे अगर E1 का परिमाण E2 के बराबर हो जाए, E1 का परिमाण E2 के बराबर हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा,
कैंसिल कर देगा, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक एक आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना, है ना, इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, क्या है, AB, जिस पर आवेश -q व +q, क्या है, +q है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, हमने 2L ले रखा है ना। अब क्या करना है, अब लिखना है कि ये जो द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु से, है ना, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पे, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इनके लिए जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई आवेश है, आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P हो, आवेश से, याद रखना है, आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P हो, उस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आवेश और दूरी का स्क्वायर। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे अगर हम देखें, अगर हम धनात्मक आवेश के कारण ले तो धनात्मक आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या है, यहाँ पे इस धनात्मक आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, √r² + l²। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, और यहाँ पे दूरी देख लेते हैं, इस आवेश से ये दूरी क्या है, √r² + l², और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो मेरा कितना आ जाएगा, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इस स्क्वायर की वजह से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा, r² + l²। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 1। अब यहां पे हम आगे देखते हैं, इस -q के कारण इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आवेश है और ये इनके बिंदु P और इस आवेश के बीच की दूरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने क्या मान रखा है, E1, है ना।
E1 मान रखे हैं। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरा आवेश। अब दूरी कितना है इस बिंदु P की इस आवेश से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। इस ये जो फॉर्मूला E इक्वल टू किसी आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस आवेश से हमको ये दूरी देखना है, इस आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, इस आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, ये देखना होता है। हाँ, और फिर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये स्क्वायर है तो इसका ऐसे रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मेरा हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 एवं 2 से पता क्या चल रहा है कि E1 बराबर, हाँ E2 बराबर E1 है। E1 क्या है, E2 बराबर E1 है। यहाँ पे सब देखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी देखते हैं, है ना। E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, दोनों परिमाण ये क्या है, बराबर है, पर दोनों की दिशा अलग अलग है। परिमाण में बराबर, ये दोनों बराबर है। इस प्रकार से ये जो घटक है और ये घटक क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये दोनों घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो है दोनों एक ही दिशा में, दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, हाँ इसको पहले लिखना है, नोट करना है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है जैसे यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो को पॉज करना है, फिर इसको लिखना है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो E1 और E2 है दोनों बराबर हो गया। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, है ना, पूरे द्विध्रुव के कारण वो क्या होगा, तो यहां पे बोल सकते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी जब देखते हैं यहाँ पे E बराबर, वो किसके बराबर होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे E नेट लिख देते हैं, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि E1 बराबर E2 है, तो क्या हम इसको E लिख सकते हैं, E1 बराबर E2 इक्वल टू E मान सकते हैं ना, है ना। E1 बराबर E2 है तो इसको किसके बराबर लिख लेते हैं, E के बराबर लिख लेते हैं। तो E नेट क्या हो जाएगा मेरा, E, है ना, cos थीटा प्लस E2 भी को E मान ले, है ना। तो E2 को E मान ले तो क्या लिखेंगे, E cos थीटा। तो इस प्रकार से E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। अब E1 बराबर E2 बराबर E मान है, तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, दोनों एक ही चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू E का वैल्यू मतलब E1 के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ बात आया कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या लिखेंगे, है ना, कॉस थीटा के बराबर क्या लिखेंगे। यहाँ पे अगर त्रिभुज को देखें यहाँ पे, है ना, OAP को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना, ये मेरा O है, ये मेरा P है और ये मेरा A। ये कौन क्या है, थीटा। इस OPA को जैसे देखते हैं, ये मेरा क्या है, लंब है, ये मेरा क्या है, आधार है, और ये मेरा क्या है, विकर्ण है। ये कितना, आर स्क्वायर प्लस एल। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखते हैं, B/H। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L अपॉन H की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर प्लस एल। अब रूट का मीन पावर हाफ, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। तो एल स्क्वायर पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, पावर हाफ। अब इसके ऊपर पावर कितना, 1, और इसके ऊपर पावर कितना है, 1/2,
ये दोनों आधार क्या है, समान है, इस प्रकार से पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो Q इंटू 12 को क्या कहते हैं, Q इंटू 12 को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 12 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ Q इंटू 12 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना। एक और आधा को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3/2। इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2। ये किसके कारण हुआ, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये विद्युत द्विध्रुव क्या हो, छोटा हो, इट मीन शॉर्ट डायपोल के केसेस में, उस स्थिति में क्या लिखेंगे, उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, यदि हाँ ये द्विध्रुव क्या हो, छोटा हो, है ना, छोटा हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के केस में क्या करेंगे, आर जो होगा मेरा वो एल से बहुत बहुत बड़ा होगा, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब एल स्क्वायर को यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरा ई इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन कितना लिखेंगे, आर क्यूब। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निरक्ष स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो क्या होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। इस प्रकार से इसको पूरा करना है। अब यहाँ पे आता है सदिश रूप, ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि निरक्ष स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सदिश रूप क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, सदिश रूप जानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है ना, दोनों की दिशा को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको नोट कर लेना है ना, फिर आगे बढ़े यहाँ पे। तो सदिश रूप में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये सवाल आया, है ना, इसका सदिश रूप को कैसे लिखेंगे, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे सदिश रूप में, हाँ, इन वेक्टर फॉर्म। अब यहां पे देख क्या रहे हैं, ये मेरा विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, उसका विपरीत है, क्या है, उसका विपरीत है ना, इसका विपरीत है। अब यहां पे अगर इसको सदिश रूप में लिखा जाए तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, P अपॉन आर क्यूब, यहां पे भी सदिश देंगे। अब यहाँ पे क्या देखना, एक दूसरे का विपरीत है, तो सदिश रूप में लिखने के लिए जब कोई एक दूसरे के विपरीत हो तो किस चिन्ह का यूज करते हैं, ऋणात्मक का। ये चीज अच्छे से याद रखना है कि सदिश रूप में जब लिखेंगे, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इस तरफ है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के, जो कि इंपॉर्टेंट सब होगा, हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।